हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस गार्डियन। कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल सेफ एंड डूइंग गुड। तो इस वीडियो के बारे में आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स टू मेक। सबसे खराब निवेश के बारे में आज बात करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें या फिर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जो आपको नहीं करनी है, या फिर अगर करनी है तो थोड़ा रिसर्च करके करना है, या फिर थोड़ा सोच के इंफॉर्मेशन निकाल के करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है कार्स एंड मोटर बाइक्स में, स्पेशली जो एक्सपेंसिव कार्स और मोटर बाइक्स होती है उनमें। होता ये है ना कि अगर आप देखेंगे, जो भी बंदा आज की डेट में स्पेशली इंडिया में जो भी कोई काम शुरू करता है, अपना नौकरी शुरू करता है, तो वो 1 या 2 साल में सोचता है कि मुझे बाइक खरीदनी है। और कोई ये नहीं सोचता है कि उसको सस्ती वाली बाइक खरीदनी है, या तो उनको रॉयल एनफील्ड खरीदना है या फिर केटीएम खरीदनी है। कार में जाएंगे, किसी को 4 साल 5 साल नौकरी लग हो चुके हैं, तो वो कार अगर सोचता है तो वो सोचता है कि मुझे एसयूवी खरीदनी है स्पेशली, या फिर कोई एक्सपेंसिव कार खरीदनी है। एसयूवी में भी लोग चाहते हैं कि उनको सारे फीचर्स मिले, जैसे क्रेटा हो गई या फिर आपका नया हाई राइडर हो गया। ऐसी व्हीकल्स के बारे में सोचते हैं जिनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से या फिर अपने बजट को कंसिडर नहीं करते हैं। बस एक कार उनको दिख गई है या फिर एक व्हीकल या फिर मोटरसाइकिल उन्होंने कहीं देखी है जो उनको अच्छी लगी है, उसको सोचते हैं और उस हिसाब से ही अपना मन बना लेते हैं कि उनको एक्सपेंसिव चीजें खरीदनी है। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है अगर आपको कोई भी कार या मोटर बाइक खरीदनी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी कार पे गवर्नमेंट का जीएसटी लगता है, तो एक सिंपल सा है कि अगर आप 4 मीटर के ऊपर की कार लेते हैं जिनकी लेंथ 4 मीटर के ऊपर है, तो उस पे जीएसटी जितना लगता है उसके अगेंस्ट एक कार जो आपको 4 मीटर से लेस है उस पे जो जीएसटी लगता है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर आप कंपेयर करेंगे टाटा नेक्सॉन का टॉप मॉडल वर्सेस हाईराइडर का टॉप मॉडल, तो टाटा नेक्सॉन का टॉप मॉडल ऑन रोड प्राइस हैदराबाद में स्पेशली 16 लाख में आता है। वही हाईराइडर का टॉप मॉडल लगभग आपको 24 लाख तक जाता है। आप देखिए, हाईराइडर जो है वो टॉप वेरिएंट उसका जो है वो एसयूवी है, 4 मीटर से थोड़ा लंबा है। उस पे जीएसटी लगभग 28% लगता है, राइट। और उसके ऊपर उसको सीज लगता है और भी चार्जेस लगते हैं, स्टेट टैक्सेस भी लगते हैं। वही नेक्सॉन जो है वो ऑलमोस्ट 4 मीटर है, लेकिन 4 मीटर की नहीं है लेंथ में। वो भी 5 सीटर है, वो भी एसयूवी है, लेकिन उस पे उतना जीएसटी नहीं लगता। उस पे एक्चुअली काफी कम जीएसटी लगता है, लगभग 18%, जो कि 10% से काफी लेस है हाईराइडर के कंपेयर में। मतलब जो टॉप वेरिएंट आपको 16 लाख में पड़ रहा है, जस्ट थोड़ा सा कम होने कंपेयर में 4 मीटर से, वही दूसरी कार उसमें आपको 28% जीएसटी देना पड़ रहा है और उसका प्राइस लगभग 24 लाख जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आप एक लोन लेने के हिसाब से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं, तो आपको जितना लोन नेक्सॉन के लिए लेना पड़ेगा अगेंस्ट जितना लोन आपको हैरियर के लिए लेना पड़ेगा कार लोन, उसमें आपको लगभग बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, या फिर बहुत ज्यादा आपका ईएमआई कटेगा। और आप अगर 4-5 साल के लिए कार यूज करते हैं, लोन लेते हैं उसका, तो आप मान लीजिए कि आप 4-5 साल के लिए अगर एक्सपेंसिव कार ले रहे हैं, तो लगभग 40,000 पर महीने के हिसाब से बन जाते हैं। आप कितनी भी कार यूज करिए, आज की डेट में जो डेटा बताता है कि लगभग 80% के ऊपर इंडियन कार जो है बस वो आइडल रहती है। आप सोचिए, यहाँ से अगर आप ऑफिस जाते हैं तो लगभग 8 घंटा आपकी कार आइडल रहने वाली है, घर पे आने के बाद भी आइडल रहने वाली है, आप हर वीकेंड ट्रिप करने वाले नहीं है। तो मेरी सलाह मानिए, कोई भी कार या फिर मोटर बाइक अगर आप सोचते हैं लेने के लिए, तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपका बजट कितना है, आप कितने बजट कितना लोन ले सकते हैं, आपकी कोई और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या, कितना उन पे इम्पैक्ट होने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग कितने इम्पैक्ट करने वाली है इस लोन से। ये सब सोच के ही आप कार के बारे में सोचिए और या फिर मोटर बाइक के बारे में सोचिए। सेकंड जो चीज होती है वर्स इन्वेस्टमेंट में, वो होती है रियल एस्टेट। देखिए, अगर रियल एस्टेट की सिंपली बात करें तो रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर वो टाइम पे और विद रिसर्च किया जाए तो। आप कोई भी मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई हो गया, या फिर हैदराबाद या फिर बैंगलोर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्लैट में, तो आज की डेट में अच्छी सोसाइटीज में 3 BHK लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर मिलता है। और आप अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आपको उतना पैसा लोन लेके उतने बड़ी फ्लैट लेने का कोई सेंस नहीं बनता है।
दूसरा ये होता है कि फ्लैट्स की कीमत जो है वो डिफरेंट फेज में डिफरेंट होती है। मान लीजिए कोई बिल्डर अगर आपको फ्लैट कोई प्रॉपर्टी अगर वो शुरू करता है तो इनिशियली जो उसकी प्राइस होती है वो कम होती है, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होती है, वो चाहता है कि उसके फ्लैट्स बिके, तो उससे उसको हेल्प होती है, तो वहां पे प्राइसेस बहुत कम होती है। वही अगर आप नियर कंप्लीशन के टाइम जाएंगे तो आपको पर स्क्वायर फीट लगभग 500 से 600 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये बहुत चीज है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या जो है कुछ इनफ रिसर्च नहीं करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी लेने टाइम में। अगर आप फ्लैट से कंपेयर में करेंगे तो कोई भी सोसाइटी में, सॉरी कोई भी सिटी में 2 या 3 ऐसे बिल्डर होते हैं जो काफी ट्रस्टेड होते हैं। बाकी सारे जो बिल्डर है उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो डिफॉल्ट कर जाए या फिर प्रोजेक्ट डिले करें। उससे होगा ये कि आपके जो मंथली ईएमआई है वो बहुत आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं घर बनने में अगर 2-3 साल है तो आप लोन का ईएमआई तो पे कर ही रहे हैं, साथ में जहां पे आप रह रहे हैं वहां भी आप रेंट पे कर रहे हैं। तो आपको घर लेने टाइम रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि आप लोग जो है वो कोई सेफ्टी के बिना खरीद मतलब लोन ले लेता है। लोग सोचते नहीं कि जब लोन ले ही लिया है जस्ट बिकॉज आपको लोन लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लोन के बारे में या फिर मल्टीपल बैंक्स हो गया या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाके डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं निकालेंगे। और होता है कि लोग दिल से सोचते हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। घर लेना है, देखिए इमोशनल डिसीजन है घर लेना, बहुत मेरा तो मानना है कि हर एक को अपना घर होना चाहिए, लेकिन आपको अपना बजट भी डिफाइन करना चाहिए। अगर आप बिना बजट के बिना सोचे घर लेने जाएंगे तो इंडिया में स्पेशली आपको 5 करोड़ का भी घर मिल सकता है और 50 लाख का भी। अगर आपका बजट 50 लाख का है तो आपको 5 करोड़ के सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उससे होगा ये कि आप बन जाएंगे। क्योंकि होम लोन जो होता है वो 15 साल से लेके 30 साल तक चलता है, और आप अगर आज 30 साल के हैं और अगर आप 20 साल के लिए भी अगर होम लोन लेते हैं तो बाय द टाइम वो होम लोन फिनिश होगा आप 50 साल के हो जाएंगे। और आपको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस टाइम में बहुत ज्यादा रहने वाली, बच्चे की पढ़ाई होगी या फिर उनका बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस, आपके हेल्थ के भी एक्सपेंसेस रहेंगे, आपको सारी चीजें कंसिडर करनी है। और एक होता है कि ओवर बोरोइंग, जो मैंने अभी बताया कि 50 लाख की अगर आप क्या बजट है तो आप 50 लाख का ही घर कंसिडर करिए। आप अगर 1.5 करोड़ का घर कंसिडर करेंगे तो आपको लगभग 1 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। 1 करोड़ या 1.25 करोड़ का लोन अगर आप लेते हैं तो लगभग आपको 1 लाख 1,30,000 तक आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। आपको ये भी कंसिडर करना है कि ईएमआई के बाद आपका जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है उस पर कुछ इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर आपका इम्पैक्ट हो रहा है तो उतना बड़ा घर में, इतने बड़े घर के लिए ईएमआई देना सेंस नहीं बनता है। दूसरा होता है कि अगर आप घर में ही पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ फ्यूचर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ध्यान में रखनी है। और रियल एस्टेट में होता ऐसा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर जगह रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ रही है तो वैसा होता नहीं है। रियल एस्टेट की प्राइसेस कुछ एरियाज में बढ़ती है, कुछ एरियाज में वो जितनी ग्रोथ से बढ़नी चाहिए उतनी ग्रोथ से नहीं बढ़ती। मान लीजिए आपने किसी रिमोट एरिया में कम पैसे में आज की डेट में अगर जमीन ले भी ली तो अगर जितना आप उसके रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जरूर नहीं है कि उतनी आपको रिटर्न्स मिले। तो आपको ये भी सोचना है कि जब आप कोई रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको दोनों कंसिडर करना है कि उसमें ज्यादा पैसा ना लगाए, और अगर पैसा लग रहा है तो आपको अपने फ्यूचर रिटायरमेंट्स के लिए भी आपको अलग से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्लियर रखनी है। और एक होता है वो है इंश्योरेंस, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में। इसमें लोग होता है कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। टर्म इंश्योरेंस हो गया, एंडोमेंट प्लान हो गया, यूलिप्स हो गया। अगर आप एंडोमेंट प्लान्स या यूलिप्स के पास जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप क्यों एंडोमेंट प्लान्स और यूलिप्स करें, क्योंकि मेरे मुताबिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि किसी को भी एंडोमेंट प्लान्स और यूलिप्स नहीं करना चाहिए। उनका रीजन ये है कि उनके प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई प्रीमियम होते हैं। क्योंकि आप देखिए टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं 2 करोड़ का भी, अगर आप 30 साल के हैं तो आपको लगभग 18,000 से 20,000 22,000 तक एक अच्छे खासा टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का मिल जाएगा। वही एंडोमेंट प्लान्स और यूलिप्स में आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। वो लोग बोलते हैं आपको कि आपको मैच्योरिटी के बाद पैसा मिलेगा, आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब चीज। लेकिन सेम चीजें जो है आपके टर्म इंश्योरेंस में आपको जब मैच्योरिटी के बाद शायद कुछ पैसा नहीं मिले, अनलेस आपको अनफॉर्चुनेट केसेस में डेथ वगैरह हो जाए, उस टाइम पैसा मिलेगा। लेकिन
मैच्योरिटी के बाद शायद आपको पैसा नहीं मिलता है टर्म इंश्योरेंस में, लेकिन आपका प्रीमियम इतना कम होता है कि जो पैसा बचता है, अगर आप वो भी पैसा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वो मिनिमम 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स के ऊपर ही एंडाउमेंट प्लान और यूलिप से ज्यादा रिटर्न देगा। तो आपको ये भी जानना है कि कुछ भी हो जाए, आपको एंडाउमेंट प्लान और यूलिप्स में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। आपको हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस लेना है, सोचिए कि आपको बस इतना, जितना कम हो सके उतना प्रीमियम कम पे करना है। मैं आपको अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें, कि एक रिटर्न्स कंपेयर किया मैंने इसमें एंडाउमेंट प्लान, यूलिप्स, टर्म प्लान और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मैंने एक कंपेयर किया है। इसमें क्या है कि जो LIC जीवन आनंद का एंडाउमेंट प्लान है और यूलिप्स है ICICI का प्रू लाइफ का, और टर्म प्लान में मैंने HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस ICICI का एक वैल्यू डिस्कवरी फंड लिया है। इन सबको अगर आप कंसिडर कर ही रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि आपको जो एंडाउमेंट प्लान में बोलता है कि आपको 4 लाख मिलेंगे मैच्योरिटी के बाद में, यूलिप्स में आपको 5 लाख मिलेंगे, और सम यहाँ पे अगर मैं टर्म प्लान और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मिलूंगा तो इसी टाइम में, सेम टाइम ड्यूरेशन में आपको 50 लाख मिलता है यहाँ पे टर्म प्लान और इक्विटी म्यूचुअल फंड कंसिडर करके। तीनों केसों में मैंने यही प्रीमियम सोचा है कि आप पर ईयर 50,000 रुपीज एनम का प्रीमियम पे कर रहे हैं, मीनिंग कि आपको जो टर्म प्लान और इक्विटी है उसमें आप 7,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं और बाकी 43,000 जो है वो आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। एंडाउमेंट प्लान यूलिप में आप 50,000 रुपए एक साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका अगर एक्यूमुलेशन देखेंगे वेल्थ का 10 साल के बाद में, तो आपको 7.5 लाख रुपीज मिलेगा एंडाउमेंट प्लान में, यूलिप में 9.6 मिलेगा, और टर्म प्लान इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10.61 का एक्यूमुलेशन होगा। इसके अगर आप कैग रिटर्न्स देखेंगे तो 6.6% है एंडाउमेंट में, यूलिप्स में 10.7% है, और यही पे टर्म प्लान इक्विटी में लगभग 15.6% है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो मेक श्योर करिए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी इंश्योरेंस चूज कर रहे हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस चूज कीजिए, एंडाउमेंट प्लान और यूलिप्स में पड़े ही मत, उसको बाकायदा उनको अवॉइड ही कीजिए। नेक्स्ट वन है क्रिप्टो करेंसीज। ये लेटेस्ट फैड है, लास्ट 2-3 इयर्स में इतना बढ़ गया है कि लोग, हर कोई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई कहता है कि भाई बहुत ज्यादा रिटर्न्स है, लेकिन क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बहुत ज्यादा रिस्की चीज है। क्योंकि देखिए क्रिप्टोज का क्या है कि ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। अभी लास्ट मंथ या फिर अर्ली दिस मंथ आपने न्यूज सुना है कि जो उनका एक जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था क्रिप्टो करेंसी, उसका जो ओनर था और जो प्लेटफॉर्म था उसका वैल्यूएशन लगभग 15 बिलियन का था, ओनर लगभग बिलियनियर था, उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की है। वो इतना वॉलेटाइल है, इतने लॉसेस हो सकते हैं कि सोचिए एक टाइम पे 15 बिलियन का वैल्यूएशन, नाउ बैंक्रप्सी, मतलब जो फॉल हुआ है वो कोई रैंडम फॉल नहीं है। इट्स लाइक कि उनका कोई रिलेशन ही नहीं है कोई फॉल का, या तो ऊपर चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, जैसा हुआ है। ये बहुत ज्यादा होता है क्रिप्टो करेंसीज में। दूसरा ये है कि सप्लाई एंडलेस है, कोई भी माइनिंग कर सकता है क्रिप्टो का। क्रिप्टो करेंसीज में आपको ये नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड है कि यू कैन नॉट माइन और समथिंग लाइक दैट। आप अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है तो आप भी माइन कर सकते हैं, अपना क्रिप्टोज रख सकते हैं। तो इसमें सप्लाई बहुत ज्यादा है और सादा है। अभी के डेट में 2022 लगभग खत्म होने को है, 2023 है, इंडिया में स्पेशली बहुत कम जगह क्रिप्टोज एक्सेप्ट होते हैं। बहुत ही कम लोग क्रिप्टोज के बारे में ये कहते हैं कि जैसे यूपीआई हम लोग का हो गया या फिर हम लोग की जो करेंसी है उसके अगेंस्ट में क्रिप्टोज एक्सेप्टेड नहीं की जाती है, और देयर आर हाई चांसेस कि लीगल टेंडर भी कंसिडर नहीं किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेता है 30% का, और इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का एक डिजिटल रूपी लेके आ रहा है, तो क्रिप्टोज का इन्वेस्टमेंट तो सेंस नहीं बनता। और एक रीजन है कि ये अनरेगुलेटेड है कंप्लीटली, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, किसी का नहीं है, completely unregulated है, और किसी इज नॉट बैक्ड बाय एनीवन, एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इज नॉट बैकिंग इट। तो यहाँ पे होता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज में भी क्रिप्टो जा सकता है। मान लीजिए आपने क्रिप्टोज में अच्छा खासा रिटर्न देके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और ऑल ऑफ अ सडन इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इसको, तो आपका सारा रिटर्न जो है इट विल बी नल एंड वॉइड। तो आपको ये भी सोचना है कि आपकी कंट्री में वो है या नहीं है। इसलिए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो काफी रिसर्च करिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपको करना है तो कितना आप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके है। अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, लेकिन मेरी मानिए तो जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, क्योंकि बाकी
जो अदर वेज ऑफ रिटर्न्स है, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, वो काफी अच्छे रिटर्न्स देते हैं, तो आप उन लोग को भी कंसिडर कर सकते हैं। एडिशनल वन है सेविंग्स अकाउंट। इसमें यह है कि लोग जो ट्रेडिशनली बैंकिंग में ही बिलीव करते हैं, जिनको अभी भी म्यूचुअल फंड्स और ये सब के बारे में पता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि जो या तो जानते नहीं है या फिर डरते हैं थोड़ा सा कि मेरा पैसा चला गया तो ये सब चीज में, तो वो सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स में जो रिटर्न्स है अक्रॉस इंडिया जो है 4 to 6% के बीच में कोई भी बैंक दे रहा है। इन्फ्लेशन हम लोग का लगभग 7% है, मतलब आप ईयर ऑन ईयर अपना पैसा लूज कर रहे हैं अगर आप बस सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं। ऐसा मत करिए, अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में मत करिए। अगर आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स ये सब के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो बना के रखी है, उसमें आप जा सकते हैं। आप अपने भी रिसर्च कर सकते हैं, किसी अगर कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त कर रहा है तो उससे भी पूछ सकते हैं, लोगों से राय ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करिए। नहीं तो और डिफरेंट तरीके है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन केवल सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना इट्स नॉट हेल्दी। आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, बल्कि आप पैसा ईयर ऑन ईयर लूज करेंगे इन्फ्लेशन को। और एक आखिरी वाला है जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग स्पेशली जब वो शेयर मार्केट में आते हैं, अगर वो थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं इक्विटीज में, और कहीं तो उन्होंने एक वीडियो देखी है या फिर कहीं तो उन्होंने किसी के इंस्टाग्राम पे पेजेस पे स्क्रीनशॉट वगैरह देख के ये बोला, लग रहा है उनको कि किसी ने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा लिए हैं एक हफ्ते में या फिर एक दिन में, तो उनको लगता है कि वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक बहुत ज्यादा रिस्की चीज है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है या फिर आपने नहीं करी है, आप बिगिनर है, तो जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस है। इसमें आपको कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स किसी भी कंपनी के या फिर ऑप्शंस में, तो आपको उस कंपनी की हर एक चीज पता होनी चाहिए, उसकी टेक्निकल से लेके फंडामेंटल से लेके उस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आता है वो सब चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। आप इस कंपनी कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीद रहा है तो ऐसा नहीं है कि हर्ड मेंटालिटी के हिसाब से खरीद लिया, या फिर कोई वीडियो आपने देख लिया, किसी ने आपको गारंटी से बोल दिया कि भाई ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन खरीद लो, इसमें तो आपको मिनिमम इतना मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, या फिर कोई टेलीग्राम पे जाके कर ले। ये इससे बहुत ज्यादा रिस्क है। मेरा ये ओपिनियन है कि आप इन सब को जितना हो सके उतना अवॉइड ही करिए। अगर उसी जगह पे अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आप बहुत साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो उस टाइम में ये सेंस बनता है, क्योंकि उस टाइम में आप बहुत ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं, तो उस टाइम में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सब पता होता है कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, आपने अपना रिस्क एपेटाइट जान चुके हैं, आपने पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखा है, तो उस टाइम पे कोई चीज है नहीं। लेकिन अगर बिगिनर है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जितना हो सके उतना दूर ही रहिए। तो यही सब चीज था, यही मेरे कुछ वर्स इन्वेस्टमेंट्स की मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों फैमिलीज के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशंस है, कुछ आपको मुझे बताना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर अच्छा और भी आगे कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल फाइनेंस गार्डियन को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।